डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ओके, सो हम लोग को यहाँ में करना है डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो एक्स कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करने से ये आ जाएगा डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ओके, सो इसमें एक्स क्यूब जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉस जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो ये इनर फंक्शन को एक्स पकड़ लो और आउटर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो। डिवाइड एक्स ऑफ कॉस, इसका एक्स पकड़ लो। डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है? माइनस साइन एक्स। डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। एक्स का जगह में है एक्स क्यूब, तो एक्स का जगह में जो है उसको सेम ही लिखना। एक्स का जगह में है एक्स क्यूब, तो इसलिए एक्स का जगह में जो है उसको सेम ही लिखना है। ठीक है, नाम इसको नाम दे दिया एक्स, बट लिखने का टाइम में हम लोग उसको एक्स क्यूब ही लिखेंगे। तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक्स का जगह में एक्स क्यूब है, मतलब इनर फंक्शन जो है सेम ही रहेगा। अभी उसको हम लोग को डिफरेंस, इनर फंक्शन को उसी स्टेप में सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें डिवाइड एक्स करना है, अभी डिफ्रेंशिएशन करना है जो इनर फंक्शन है, मतलब एक्स क्यूब। सो डिवाइड एक्स ऑफ इनर फंक्शन, तो इसमें इनर फंक्शन जिसका हम लोग अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं किया वो है ये एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर लो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी को। जो लोग नहीं देखा एक बार फिर से देख लेना प्रॉपर्टी को। सो कॉस एक्स के लिए आया माइनस साइन एक्स। अभी इसमें एक्स क्यूब को एक्स पकड़ा, तो एक्स क्यूब को यहाँ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और ये डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब का आएगा 3x²। डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x²। कल मैंने ये फॉर्मूला दिखाया था। सो एक्स क्यूब का फॉर्मूला आएगा 3x²। तो ये चीज़ को यहाँ में क्या हुआ है देख लो। डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का फॉर्मूला कितना है हम लोग को? डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग को मिला है यहाँ में 3x² 3x² इंटू माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब, 3x² साइन एक्स क्यूब। ओके, सो देख लो यहाँ में वही लिखा हुआ है ये। इसका डिफ्रेंशिएशन करके क्या मिला? माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब को फिर से डिफ्रेंशिएशन किया, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना आया? 3x²। ठीक है, तो ये जो है ये इसका डिफ्रेंशिएशन करके मिला है। ठीक है, कॉस एक्स क्यूब को इनर फंक्शन लिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स क्यूब को फिर से किया क्योंकि ये इनर फंक्शन है, तो इनर फंक्शन को उसी स्टेप में फिर से करना होगा। और ये जो है ये इंटू है, ये एक्स नहीं एकदम ये इंटू है। ठीक है, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया 3x² प्लस कॉस एक्स क्यूब, ये सेम ही है। ठीक है, कॉस एक्स क्यूब जो है सेम है। यहाँ में ये जो साइन है ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये जो है ये प्लस नहीं है यहाँ में, कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, इंटू में अभी साइन स्क्वायर x⁵। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी इसको कैसे डिफ्रेंशिएशन किया देख लो। ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, जैसे साइन x⁵। ये है साइन x⁵। ठीक है, अभी जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हम लोग ऐसा ब्रैकेट देके इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, सेम ही है। इसको हम लोग यहाँ में लिखे या अंदर यहाँ में लिखे, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये स्क्वायर को हम लोग ऐसा ऊपर में बाहर में भी लिख सकते हैं। तो अभी ये जो फंक्शन बन गया, इसमें पहले देखो ये अंदर में है साइन। अभी ये x⁵ का मत देखो, अभी इसको मत देखो, इसको खाली देखो साइन। ठीक है, तो अंदर वाला फंक्शन जो है साइन एक्स क्यूब, इस ये पूरा फंक्शन को एक्स पकड़ लो। ठीक है, अंदर एक्स है और ऊपर में है स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे जब भी ऐसे स्क्वायर या क्यूब दिया रहेगा साइन कॉस इसका ऊपर, तो ऑलवेज इसको ऐसा करना है, ये स्क्वायर को ऊपर लेके जाना है। तो अंदर में जो है इसको एक्स पकड़ लो, ये पूरा टर्म को एक्स पकड़ लिया। ठीक है, और ऊपर में क्या है? स्क्वायर। तो ये साइन x⁵, रिमेंबर दैट साइन x⁵ को हम लोग साइन x⁵ को हम लोग एक्स पकड़ा। ठीक है, साइन x⁵ को हम लोग एक्स पकड़ा, तो x² ये पूरा को एक्स पकड़ लो। तो x² का कितना आएगा? x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से आएगा 2x। x का वैल्यू क्या है? ये अंदर वाला टर्म जो है यही है x का वैल्यू। ठीक है, तो अंदर में क्या है? साइन x⁵। ओके, सो ये आया x⁵, ये आ जाएगा 2 साइन x⁵। मतलब क्यों आया? क्योंकि अंदर वाला टर्म को हम लोग x पकड़ा, तो x² के लिए होता है 2 ये x, ये पूरा टर्म जो है ये x है। ओके, सो x² का डिफ्रेंशिएशन आया 2x। ठीक है, अभी
एक्स जिसको पकड़ा उसको फिर से करना होगा, मतलब इनर फंक्शन। अभी इसमें इनर फंक्शन है साइन एक्स टू द पावर 5, ये है इनर फंक्शन, तो इसको फिर से करना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अभी इसका एक्स्ट्रा करके हमें करना होगा dy/dx ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये जो इसको यहाँ में क्या हुआ है देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो स्क्वायर को तो ऊपर लेके जाएगा, ये स्क्वायर को यहाँ से यहाँ में यहाँ से हटा के तुम यहाँ में भी लिख सकते हो। तो इसको एक्स पकड़ लो, तो एक्स स्क्वायर के लिए आएगा 2 और ये हो गया एक्स, ये पूरा टर्म है एक्स, ठीक है। अभी ये अंदर वाला टर्म को एक्स पकड़ा था, इसको इनर फंक्शन है, जिस इनर फंक्शन के ऑलवेज हम लोग एक्स पकड़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक्स टू द पावर 5 को बाद में करेंगे। बहुत लोग सोच सकते हैं कि एक्स टू द पावर 5 को अभी हम लोग देख क्यों नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ में ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऊपर जाने से ऑलरेडी दो फंक्शन हो गए, अंदर है एक्स, ऊपर में है स्क्वायर, ठीक है, अंदर है साइन और ऊपर में है स्क्वायर, तो दिखाई दे रहा है कि इसमें दो फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये एक्स टू द पावर 5 को देखने से 3 फंक्शन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो ये वाला पार्ट को हम लोग एक्स पकड़ लिया और ऊपर में है 2, तो एक्स स्क्वायर के लिए आ गया 2x, ठीक है। अभी dy/dx ऑफ इनर फंक्शन, मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है क्या है, साइन एक्स टू द पावर 5, तो ये dy/dx ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो अभी ये सारा टर्म तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, ये cos x टू द पावर cos x क्यूब, ये cos x क्यूब यहाँ में आया 2 साइन एक्स टू द पावर 5 को पहले लिखा है यहाँ में 2 साइन एक्स टू द पावर 5 dy/dx ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करना है, साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ में दो फंक्शन है, इसको x पकड़ लेना है, सो यहाँ में dy/dx ऑफ साइन, इसको x पकड़ लो, साइन x का आता है कितना, साइन x का आता है cos x, ठीक है। अभी x किसको पकड़ा, ये वाला टर्म को x पकड़ा, तो इसको फिर से करना होगा dy/dx ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है। इनर फंक्शन को उसी स्टेप में कर देना है। साइन x के लिए आया cos x, x का जगह में x टू द पावर 5 है, मतलब इनर फंक्शन को कुछ नहीं करना है। फर्स्ट हम लोग आउटर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया, साइन आउटर फंक्शन है, x टू द पावर 5 इनर फंक्शन है, तो साइन इसको x पकड़ लिया, इनर फंक्शन को साइन x के लिए आया cos x, अभी जिसको x पकड़ा उसको उसी स्टेप में सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x टू द पावर 5, cos x टू द पावर 5, और x टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करने से आता है 5x टू द पावर 4, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, x टू द पावर n के लिए आता है n x टू द पावर n-1, मतलब 5x टू द पावर 5-1 करने से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया, तो ये देखो ये x टू द पावर 5 साइन x के लिए आया cos x, और x किसको पकड़ा था, x टू द पावर 5 को पकड़ा था, x टू द पावर 5 को x पकड़ा था, तो उसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन किया, तो dy/dx ऑफ x टू द पावर 5 कितना आ गया, 5x टू द पावर 4, ठीक है। अभी ये वाला 5 को आगे लेके आओ, तो इसमें 5 × 10 कितना आ जाएगा, 5 × 2, 5 × 2 10 हो जाएगा, तो ये 10 लिखा, ये वाला पार्ट को आगे लिखा बिकॉज इसमें प्लस है और इसमें इस तरफ, ठीक है, देख लो। तो ये 5 × 2 कितना आ गया 10, देन उसके बाद आया x टू द पावर 4 को आगे लिखा यहाँ में, फिर साइन x टू द पावर 5 को यहाँ में लिखा, cos x टू द पावर 5, फिर cos x क्यूब, ठीक है। तो ये सारा पार्ट को आगे लिखा, उसके बाद इसको लिखा इस तरफ, इसको इस तरफ लिख दिया, इसमें आएगा सॉरी हाँ, इसमें आएगा 3, ये आया 3x क्यूब साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। इसमें एक माइनस था, ये माइनस था, तो ये आउटसाइड माइनस होना चाहिए था, तो ये टर्म के आगे माइनस था, तो इसलिए इसको इस तरफ लिख दिया माइनस वाला टर्म को, ठीक है। ये हमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ में एक माइनस होना चाहिए था, हाँ ये माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ में एक माइनस होगा, कॉपी में करेक्ट कर लेना, यहाँ में ये माइनस है, ठीक है। ये PDF को मैं क्लास के बाद ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से लिख पाओगे, वहाँ यहाँ से भी लिख पाओगे, और ये माइनस वाला पार्ट को करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिजल्ट, समझ में आया, कोई भी डाउट है तो बोलना। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा, 2√cot x स्क्वायर,
2√cot x², ठीक है। तो इसको मतलब इसमें दिया हुआ है कि इसको तुम y भी लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो। y इज इक्वल टू 2 इंटू है, 2 इंटू कॉट x², ऐसा है, ठीक है। तो इसमें ये 2 जो है कांस्टेंट है, जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो y के लिए आ जाएगा dy/dx लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये 2 को आउटसाइड कर दो, 2 कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर रख देगा, फिर dy/dx ऑफ रूट ओवर cot x², dy/dx ऑफ cot x², ओके। सो नाउ ये वाला पार्ट को डिफरेंशिएशन करना है, तो ऊपर में रूट है और अंदर वाला टर्म को ऑलवेज क्या करना है, जब भी ऐसे ऊपर में 1/2 हो या रूट हो या क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, तो ऑलवेज अंदर वाला पार्ट को x पकड़ लेना है। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट को x पकड़ लेना है, ठीक है। ये पूरा को x कंसीडर कर लो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, रूट ओवर, इसको x पकड़ लिया, ठीक है। तो इसको अगर x पकड़ लिया, ये वाला पार्ट को x पकड़ लिया, ये पूरा पार्ट को x पकड़ लिया, तो dy/dx और रूट x कितना आ जाएगा, कल मैंने फॉर्मूला दिया था dy/dx और रूट x का 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x का जगह में आ जाएगा, ये x का जगह में क्या है, कॉट, x का जगह में है ये cot x², ठीक है। तो अभी ये है x, इसको x पकड़ा था, cot x को x पकड़ा था, तो इसको फिर से करना पड़ेगा। अभी ये इनर फंक्शन है, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया रूट ओवर, ठीक है। अभी हम लोग अंदर का जो फंक्शन है cot x², इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। वीडियो अगर रुक गया तो बोलना, सबको सुनाई दे रहा है ना। अगर 1/2 रूट ओवर cot x², अभी जो इनर फंक्शन है उसको फिर से करना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ वही करना है, क्या है, ये 2 बाहर आ गया, तो रूट ओवर इसको x पकड़ लिया, तो रूट ओवर x के लिए आ गया 1/2 रूट x, ठीक है। और इसको x पकड़ा, इसको x पकड़ा था, तो x के लिए x को फिर से करना होगा डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन का, तो dy/dx ऑफ दिस इनर फंक्शन x, ठीक है, dy/dx ऑफ द इनर फंक्शन, ठीक है। सो अभी ये जो पार्ट है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में 2 कैंसिल, ठीक है। पर ये कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट को हम लोग कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो, कॉस को अगर हम लोग ऐसे रूट ओवर, यहाँ में दिया है 1/, तो ये कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos x² बाई sin x², cos x² बाई sin x², ठीक है। सो अभी इसमें से cos x² बाई sin x², तो अभी इसमें से ये रूट ओवर को, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूट ओवर ब्रेक करने से नीचे भी रूट ओवर आ जाएगा और ऊपर रूट ओवर आ जाएगा सेपरेटली, रूट ओवर ब्रेक करने से, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर sin x², और नीचे आ जाएगा रूट ओवर cos x², ठीक है। तो इसको ये हमें क्या, तो ये रूट ओवर को कॉम्बाइन करके लिखा है हमें, ये साइन ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि कॉट को कॉस बाय साइन में से ब्रेक करने से साइन जब ऊपर उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x² बाई cos x²। तो ये रूट ओवर को हम लोग ऐसा सेपरेट नहीं करके होल में भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिखा है हमें, ठीक है। अभी dy/dx ऑफ cot x, इसको x पकड़ लिया, ठीक है, बिकॉज ये x² पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो dy/dx ऑफ cot x इज माइनस cos x² x, इसको x पकड़ा था, तो dy/dx ऑफ cot x इज माइनस cos x² x। अभी x² को x पकड़ा, तो इसको फिर से करना होगा, जिसको भी x पकड़ा उसको फिर से डिफरेंशिएशन कर दो उसी स्टेप में। सो dy/dx ऑफ ये जिसको हम लोग x पकड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन ये हमें, ठीक है। तो अभी बाकी ये सारा चीज़ तो सेम ही है। cos x² को हम लोग 1/sin² लिख सकते हैं, cos x² x इज इक्वल टू 1/sin² x। अभी x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है। देन बाकी सेम ही है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा, देख लो क्या क्या, अभी इसमें क्या किया, इसको रूट ऊपर में -2x, ये जो 2x इसको लिखा, ठीक है। एंड नीचे इसमें से अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ में सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ में जो क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर, दो रूट देके क्या है सिंप्लीफाई किया है, नहीं तो यहाँ में छोड़ दो, ठीक है। इतना तक छोड़ने से भी होगा। जस्ट ये साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर, उसके लिए क्या हुआ ये साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। और अदरवाइज ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोला। अगर प्रूफ करने के लिए दिया होता तो हम लोग आगे करता, बट एज फॉर्मा का क्वेश्चन है तो आप टू डिफ्रेंशिएशन इतना तक करने से भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ना से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए कॉस रूट ओवर एक्स। ये क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे, ये खुद करके मुझे सेंड करना, क्योंकि इसमें कॉस रूट ओवर एक्स से रूट ओवर एक्स का इनर फंक्शन लेना है, इसको एक्स पकड़ना है, ठीक है। फिर कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और रूट ओवर एक्स को फिर से करना होगा। रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है, तो सिंप्लीफाई करके मुझे दिखाना, ठीक है। ये तो हो ही गया, मैं बोल ही दिया आंसर क्या आएगा, तो इसको मुझे दिखाना करके, ठीक है। ये ठीक है, वही जो मैंने बोला अभी, तो नहीं बोल रहे हो इसको, और फिर तुम लोग करके दिखाना मुझे, ठीक है। अभी जो मैंने बोला था आज करूँगा बोल के, जो JW ट्रिक देने का बात था वो ये है, और कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है मॉडुलस फंक्शन का, हाउ टू डिफ्रेंशिएट मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके से मॉडुलस फंक्शन का हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 1, ये बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हम लोग को मालूम है कि मॉडुलस ये होता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और अभी मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो हम लोग क्लास 11 में क्या हुआ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वाला जैसा होता है वी शेप में, ये मॉडुलस ऑफ अगर वाई इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसमें ये जगह में आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अगर डाउट है तो एक बार एक्स का डिफरेंट वैल्यू लेके देखना, तो यही आएगा, ठीक है। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अभी ये तो दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है इसमें कोई भी गैप नहीं है, देख लो। ये मैं JW के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है JW या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें ये इस टाइप का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ तुमको मालूम है तो कुछ भी सॉल्व बिना करे तुम ऑप्शनल क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शनल क्वेश्चन होने से ही कर पाओगे, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हाई सेकेंडरी एग्जाम है तब तो तुमको सिंप्लीफाई करके करना होगा, मैं दोनों ही दिखा दूंगा। लेकिन JW या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ से बहुत क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर, ठीक है। जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम आएगा जिसमें शार्प कॉर्नर हो रहा है, जिस पॉइंट में ऐसा शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है, तो याद रखना इस पॉइंट में ये कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। ये शार्प कॉर्नर वाला जो पॉइंट है इसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इस पॉइंट में इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है शार्प जो कॉर्नर होता है उसमें बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है ग्राफिकली हम लोग उसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शार्प कॉर्नर होता है, शार्प कॉर्नर में बहुत सारा टेंजेंट आ जाता है, तो इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो पॉइंट है इसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये क्या है ज़ीरो, तो ज़ीरो में ये डिफरेंशिएशन नहीं होता। सिमिलरली इसमें दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसका जो ग्राफ है इसमें देखो ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स मतलब -0, इसका ग्राफ ये है, ठीक है। जब ये 0 का जगह में 1 कर दोगे ऐसा आ जाएगा, तो मतलब इसका ग्राफ ये 1 में आ जाएगा, मतलब ये ऐसा वी शेप ऐसा 1 में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तो ये ऐसा अगर हो गया तो इसमें शार्प कॉर्नर यहाँ में दिखाई दे रहा है, किस पॉइंट में 1 में दिखाई दे रहा है शार्प कॉर्नर, तो मतलब ये 1 में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ये जो फंक्शन है ये 1 में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, लेकिन ये 0 में डिफ्रेंशिएशन होगा। ये जो फंक्शन है ये 0 में डिफ्रेंशिएशन होगा और बाकी पॉइंट में भी डिफ्रेंशिएशन होगा, खाली ये एग्जैक्टली 1 में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, बिकॉज 1 में इसका शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आया ना। अभी अगर इसमें मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 दिया हुआ है तो इसका ग्राफ क्या में आएगा, ये 2 में आएगा। इसका जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा 2 में, तो शार्प कॉर्नर यहाँ में आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये नॉट डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट में शार्प कॉर्नर जहाँ में भी आएगा उस पॉइंट में डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ये कंटिन्यूस होगा। तुम रिमेंबर दैट ये कंटिन्यूस होगा, बिकॉज इसमें दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यूस फंक्शन है,
इसमें कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। तो शार्प कॉर्नर यहाँ में दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ में ये डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ऑलवेज तुमको ग्राफ ड्रॉ करके देखना है कौन सा पॉइंट में शार्प कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ में 1 है तो वाट में शार्प कॉर्नर आएगा, अगर 2 है तो 2 में शार्प कॉर्नर आएगा। तो एकदम ये 1 मिनट में बोल सकते हो कि ये जो है ये 2 एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 2 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब भी मॉडुलस फंक्शन दिया होगा। अगर x माइनस 10 दिया है तो डायरेक्ट बोल दो कि ये x इज इक्वल टू 10 में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, बाकी सारा पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज 1 मिनट में तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये 100% श्योर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, विदाउट सॉल्व करके। तो देखो ये हम लोग यहाँ से डायग्राम से तो हम लोग प्रूव कर दिया कि ये यहाँ में शार्प कॉर्नर आ रहा है x-1 के लिए। इसका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट में जो है, ये पॉइंट में इसका डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बिकॉज यहाँ में शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है। शार्प कॉर्नर मतलब ऐसा टाइप का, ऐसा जो कॉर्नर है ये कॉर्नर, ठीक है। जो डायग्राम में कोई भी फंक्शन अगर ऐसे डायग्राम बने और उसमें अगर शार्प कॉर्नर बने ऐसा, तो याद रखना उस पॉइंट में डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक है, 1 मिनट में ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन यूज़ करके तुम इजीली 4 मार्क का क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाओगे, वो दिन 1 मिनट। ओके, जस्ट क्वेश्चन को देखो, डायग्राम ड्रॉ करो और डायरेक्ट देख लो कौन सा पॉइंट में शार्प कॉर्नर आ रहा है, डायरेक्ट क्लिक कर दो कि ये इस पॉइंट में डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स है, देख लो मॉडुलस ऑफ एक्स है तो ये 0 में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। x-1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 में नहीं होगा। अगर x-2 है तो ये 2 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर x-10 है तो मतलब 10 में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अभी हम लोग इसको बाय द प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाएगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। लेकिन हाई सेकेंडरी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देख लो डिफरेंशिएशन का जो प्रॉपर्टी था, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का हम लोग का बस फॉर्मूला तो नहीं मिला था, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसलिए हम लोग इसको बाय द प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन हम लोग फर्स्ट ईयर में किया था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला मिला था हम लोग को, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो ये जो फंक्शन है, ये फॉर्मूला हम लोग को मिला था लेफ्ट लिमिट के लिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और राइट हैंड के लिए ये हमें प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग को मिला हुआ है क्लास 11 में, तो उसी प्रॉपर्टी से हम लोग यूज़ करेगा अभी यहाँ में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1, ठीक है। तो इसमें से मॉडुलस ऑफ एक्स का एक प्रॉपर्टी था, मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है पहले भी। मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो ये केस हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी देख लो हमें क्या क्या, ठीक है। इसमें एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। सो इट इज़ नोन दैट द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इन इट्स डोमेन इफ बोथ ऑफ दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट एंड इक्वल। मतलब ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर इक्वल हुआ तो हम लोग बोलते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका वैल्यू, ये लेफ्ट लिमिट का वैल्यू एंड राइट लिमिट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHD इज इक्वल टू RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सो लेट्स चेक इट एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अभी इसको अगर चेक किया तो देख लो एट एक्स इज इक्वल टू 1 में अगर हम लोग इसको चेक किया तो फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो अभी c का जगह में यहाँ में c है तो c का जगह में 1 ले लिया, बिकॉज हम लोग को x इज इक्वल टू 1 में चेक करना है,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि इस प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 में नॉट डिफरेंशिएबल बोल के बोल दिया, तो हम लोग इसलिए ओनली 1 में चेक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग सोच सकते हैं कि हम लोग दूसरा पॉइंट में क्यों चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्जैक्टली x इक्वल टू 1 में चेक करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल बोल के। ठीक है, तो ऐसे भी मैंने जो अभी टेक्निक देखा है तो उसमें से हम लोग को मालूम है कि x इक्वल टू 1 में ही ये डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारा पॉइंट में तो करेगा ही, तो इसलिए x इक्वल टू 1 में कर रहे हैं। तो अभी लेफ्ट लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, f ऑफ c प्लस h, तो c का जगह में अभी x इक्वल टू 1 में कर रहे हैं, उसमें c x इक्वल टू c था तो इसलिए c लिखा था, अभी 1 है तो इसलिए यहाँ में 1 लिखा है। ठीक है, ये c का जगह में 1 डाल दिया लेफ्ट लिमिट में। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, तो f(x) का वैल्यू तो यहाँ में क्या है, f(x) का वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, f(x) का वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो f ऑफ 1 प्लस x का वैल्यू क्या आएगा, ये f को मत लिखो यहाँ में। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस h, तो ये x का जगह में 1 प्लस h पुट कर दो, देख लो f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ में क्या चाहिए हम लोग को 1 प्लस h, तो 1 प्लस h निकालेंगे, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ में आएगा, तो यहाँ में क्या आएगा, मॉडुलस x का जगह में 1 प्लस h माइनस 1, तभी ये 1 1 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा मॉडुलस ऑफ h, तो वही लिखा है यहाँ में देखो 1 प्लस h माइनस 1, ये जो 1 प्लस h माइनस 1 है इसी को यहाँ में लिखा है, तो ये 1 1 कैंसिल, तो यहाँ में आएगा मॉडुलस ऑफ h, तो ये मॉडुलस ऑफ h, और यहाँ में तो ये f1 का वैल्यू क्या आएगा, देख लो ये तो f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू निकाला, f ऑफ 1 का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। ठीक है, x का जगह में 1 पुट किया यहाँ में भी और इस तरफ भी, तो दोनों तरफ x का जगह में 1 पुट कर दो, दोनों तरफ x में 1 पुट कर दो, तो दोनों तरफ x में 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 बन गया और मॉडुलस ऑफ h। तो अभी देखो इसमें एज ये लेफ़्ट लिमिट है, ये लेफ़्ट लिमिट है। ठीक है, और देख लो एक चीज़, एज ये इसमें लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, 0 नेगेटिव मतलब h का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, अगर पॉजिटिव दिया होता तो ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0 है। और मॉडुलस का वैल्यू हम लोग को अभी भी मिला था कि अगर इसका वैल्यू x होगा फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस आएगा, माइनस x। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा माइनस। ठीक है, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ h का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ h का वैल्यू क्या आएगा, माइनस h आएगा, बिकॉज लेस देन 0 है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, लेस देन 0 के लिए हमें माइनस x होगा मॉडुलस का वैल्यू, तो इसलिए लेस देन h का वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ h का वैल्यू माइनस h आया। अभी इसमें से h कैंसिल, तो इट्स बिकम -1, तो लेफ्ट लिमिट का वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये LHD है जो हम लोग फर्स्ट ईयर में किया था। ठीक है, और LHD भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोग इसको LF'1 बोल के भी लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो आया -1। अभी देख लो राइट हैंड लिमिट क्या आता है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी सेम प्रोसेस में किया हुआ है, राइट हैंड लिमिट भी अगर -1 आ गया तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 में। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला दोनों का, इसका और इसका सेम ही फॉर्मूला है, खाली इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव था, इसमें पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें देख लो f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f(x) का वैल्यू था हम लोग के पास, अभी भी मिला था हम लोग को, f(x) का वैल्यू था मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो अभी इसमें f ऑफ 1 प्लस h, अभी भी जो मैंने निकाला था f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू 1 प्लस h, x का जगह में 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h निकालना है। ठीक है, तो x का जगह में 1 प्लस h, इसका वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू चाहिए, तो x का जगह में 1 प्लस h डाल दिया, तो राइट साइड में भी 1 प्लस h आ जाएगा x का जगह में। ठीक है, तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू, तो f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू आ जाएगा, ये f को मत लिखना। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू हम लोग को यहाँ में मिल गया, कितना गया, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, और f ऑफ 1 का वैल्यू, मैंने अभी भी दिखाया था, f ऑफ 1 का वैल्यू मतलब x का जगह में 1 पुट कर देना है, दोनों तरफ 1 पुट कर दो, तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा,
तभी इसका वैल्यू 0 है, मॉडुलस ऑफ 0 तो 0 ही होगा, और इस तरफ 1 1 कैंसिल, तो इसमें आ गया मॉडुलस ऑफ h। ठीक है, तो इतना तक तो सेम ही है। अभी देख लो, अभी इसमें क्या है, h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब h ग्रेटर देन 0। ठीक है, h टेंस टू 0 पॉजिटिव मतलब h का वैल्यू राइट साइड से 0 की तरफ आ रहा है, तो मतलब h का वैल्यू जो है 0 से 0 की तरफ राइट साइड से आ रहा है, मतलब h का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो इसलिए अभी मॉडुलस फंक्शन अगर यूज़ किया तो क्या आएगा, अभी भी मैंने बोला था मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, -x। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए x एंड लेस देन 0 के लिए -x। तो ग्रेटर देन, अभी तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ h का वैल्यू अभी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैल्यू प्लस आता है, तो मॉडुलस ऑफ h का वैल्यू भी हमें प्लस आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अभी इसमें 1 आ जाएगा। तो अभी देखो लेफ्ट लिमिट हम लोग के पास -1 था, राइट लिमिट क्या आ गया, +1। तो LHL इज़ नॉट इज इक्वल टू RHL। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव जो है और नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेराइवेटिव। दैट मीन्स it is not x is not left hand derivative is not is equal to right hand derivative, so therefore हम लोग बोल सकते हैं कि f is not differentiable। okay, so f is not differentiable at x is equal to 1। okay, so ये जो फंक्शन है ये x is equal to 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये जो फंक्शन है ये x is equal to 1 में नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये अदर पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन x is equal to 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन को हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन ही बोलेगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट में अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो दैट ये फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोल के नहीं बोल सकते। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, बट ये बाकी पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ग्राफ में दिखाया था। ओके, सो ये क्वेश्चन को अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो ये फॉर्मा का क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो बोलना, कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हैं बाद में। ओके, सर ना लास्ट ये और एक क्वेश्चन है यहाँ में, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सिंबल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और बिटवीन 0 and 3 इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 में डिफरेंशिएबल नहीं है बोल के हम लोग को शो करना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जैसे कि सपोज 1.1 है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.1 होने से 1.1 होने से इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, अगर कोई भी नंबर है, ये सपोज 0 है, 1 है, 2 है, तो 1 और 0 के बीच में जितना भी नंबर आएगा वो 1.5 1.6 इस सारा का वैल्यू कहाँ में लेके जाएगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसमें लेके जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो 1.1 है वो यहाँ में आएगा 1.1, ये 1.1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसमें लेके जाएगा। इसका लेफ्ट साइड में क्या इंटीजर है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर यहाँ में 1.9 भी हुआ होता, अगर यहाँ में 1.9 दिया होता तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1.9 भी दिया हुआ है तब भी ये राइट साइड नहीं जाएगा, ये ऑलवेज लेफ्ट साइड में जो इमीडिएट इंटीजर है उसमें इसका वैल्यू को लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो 1.1 का वैल्यू 1.9 का वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो 1.1 1.2 1.3 हमें जितना भी नंबर है सबका वैल्यू कहाँ में लेके आएगा, 1 में लेके आएगा। सिमिलरली 0 और 1 के बीच में जितना भी नंबर है सबका वैल्यू कहाँ में लेके आएगा, 0 में लेके आएगा। सपोज 0.1, तो इसका वैल्यू कहाँ में आएगा, इसका लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर है 0.1 का लेफ्ट साइड में क्या है, 0 है, तो 0 में लेके आएगा। ठीक है, सिमिलरली सपोज यहाँ में -1 है, यहाँ में -2 है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग को दिया गया है -1.5, तो इसका वैल्यू, इसका लेफ्ट साइड में देखो ये -1.5 यहाँ में होगा, तो इसका लेफ्ट साइड में क्या है, -2, तो ये इसका वैल्यू आएगा -2। बहुत लोग इसको -1 लिख देता है, सो ऑलवेज सोच देखना कि ये ऑलवेज इसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसमें इसका वैल्यू को लेके जाएगा। ओके ओके, सो नाउ सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अभी हम लोग को एट x इज इक्वल टू 1 में भी कर दूंगा, x इज इक्वल टू 2 में तुम लोग मुझे करके दिखाना। तो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। तो अभी हम लोग को मालूम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये दोनों अगर इक्वल हो गया
और फाइनाइट आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देख लो अभी चेक करके कि ये होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। ठीक है, अभी एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, एफ एक्स का वैल्यू था कितना, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स था एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, तो इस मॉडुलस नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच, तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच है यार। एफ वन का वैल्यू भी क्या आएगा, एफ वन का वैल्यू आएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर डेसिमल नहीं है तो ये सेम ही रहेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ में 1 है तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है तो इसका वैल्यू 2 ही आएगा। अगर 3 है तो 3 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली डेसिमल को ही एलिमिनेट करके उसका इमीडिएट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसमें लेके जाता है। लेकिन अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, मतलब अगर 1 2 3 0 ये सब है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 1 है यहाँ में 1 आएगा, क्योंकि f1 का वैल्यू हम लोग को मिला 1, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, तो ये 1 लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी और एक चीज़ देख लो यहाँ में कि ये जो है मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एच हम लोग को मिला। ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच, सॉरी मॉडुलस नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसमें 1 प्लस एच। ठीक है, और इसमें क्या है, एच टेंस टू 0 निगेटिव, एच टेंस टू 0 निगेटिव, मतलब एच का वैल्यू जो है क्या रहा है, लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, एच का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर मतलब ये एच का वैल्यू कोई एक बहुत छोटा नंबर है बट वो लेस देन निगेटिव नंबर है। तो 1 से अगर हम लोग किसी निगेटिव नंबर, सपोज ये लिख देता हूँ मैं ऐसे लिख दिया 1/2। ठीक है सर, मैं अगर मैं एच का वैल्यू 1/2 लिया, -1/2, क्योंकि एच का वैल्यू तो माइनस में है, लेस देन 0 मतलब माइनस में होगा। तो एच का वैल्यू सपोज अगर -1/2 लिखा, एच का वैल्यू अगर -1/2 लिखा, ऐसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एच लेस देन 0 है, एच टेंस टू 0 निगेटिव मतलब लेस देन 0, एच लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 मतलब हम लोग वेरी स्मॉल नंबर लेना है। तो हम लोग सपोज मैं 1/2 लिया, उससे भी छोटा होना चाहिए था, बट 1/2 लिया तो समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो 1 - 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मतलब क्या है, 0.5। ठीक है, 0.5 ना इसका 1/2 का वैल्यू, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस एच है, एज एच निगेटिव नंबर है, देख लो एज एच जो है निगेटिव नंबर है, तो इसलिए ये 1 प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। 1 और एच जो है निगेटिव नंबर है, तो इसलिए निगेटिव नंबर का अगर हम लोग प्लस भी किया तब भी ये लेस देन 0 बन जाएगा। रिमेंबर दैट ये निगेटिव नंबर को हम लोग प्लस किया 1 से, सो लेस देन 0 नहीं, सॉरी लेस देन 1 होगा, लेस देन 0 नहीं, लेस देन 1 होगा, बिकॉज 1 से हम लोग वेरी स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई माइनस किया, जैसे कि 1/2, तो ये हाफ होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा। तो 1 से एक स्मॉल नंबर को हम लोग माइनस किया तो ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 0 नहीं भी हो सकता है, लेस देन 1 तो होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से माइनस कर रहे हैं, बिकॉज एच इज़ निगेटिव नंबर। तो यहाँ मैंने प्लस साइन देने से भी एच का वैल्यू निगेटिव है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाएगा। तो 1 से छोटा मतलब 0.1 0.2 ये सब आएगा। तो 0.1 हो या 0.2 हो, 0. कुछ भी ले लो, 0.99 भी ले लो, तब भी इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ में लेके आएगा, 0 में लेके आएगा। तो 1 प्लस एच जो है इसका वैल्यू कहाँ में है, लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ में आएगा, डेसिमल में है, तो इसका वैल्यू कहाँ में आएगा, इसका वैल्यू, इसका इमीडिएट लेफ्ट साइड जो है, इसका इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर जो है वो 0 होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 में आएगा। ठीक है, देख लो ये 0 है, ये 1 है, तो 1 से छोटा, 1 प्लस एच जो है 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा ये वाला प्लेस को ले सकते हो। हाँ, उससे इस तरफ मत सोचना, बिकॉज ये जो है एच वेरी स्मॉल नंबर है, इसका एच का वैल्यू ज़्यादा 1 नहीं ले सकते हम लोग। एच का वैल्यू निगेटिव नंबर है, एच तो निगेटिव नंबर है, लेकिन ज़्यादा मतलब -1 -2 इस तरह नहीं ले सकते, बिकॉज एच ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, एच टेंस टू 0 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो इसका एच का वैल्यू जो है बहुत छोटा नंबर है, तो इसलिए इसको तुम -1/2 -1/3 -1/4 ऐसा ले सकते हो, बट -1 -2 ऐसा नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो एच का वैल्यू जो भी लोगे तो 1 से माइनस करने से ये यहाँ में आएगा। ठीक है, बिकॉज एच का वैल्यू -1/2 -1/3 -1/4 निगेटिव नंबर ये सब लेके देखो, तो ये 1 से जब माइनस करोगे तो यहाँ में आएगा, और यहाँ में आने से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें जो भी नंबर है सारा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ में लेके जाएगा, 0 में लेके जाएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ में 0 आया। ठीक है, अभी 1 - 0 क्या आएगा, -0 - 1 इज -1।
ठीक है, ये हमें इक्वल साइन नहीं होना चाहिए था, हाँ ये इक्वल साइन नहीं है, तो लिमिट यहाँ में पुट करो, लिमिट पुट करने से 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 क्या आ जाएगा, -1/0 आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएबल कैसे होगा, फिर भी हम लोग एक बार राइट लिमिट को चेक करके दिखाना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ में इन्फिनिटी आ गया तो हम लोग राइट पार्ट में क्यों करेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एर एक्स इक्वल टू 1, लेकिन फिर भी हम लोग को राइट साइड को करके दिखाना है, बिकॉज एग्जाम में जो है स्टेप मार्किंग होता है, तो इसलिए हो सकता है ये वाला पार्ट में 2 मार्क दिया हो, ये वाला पार्ट में 2 मार्क दिया हो, तुम अगर ओनली इतना पार्ट करोगे तो ये वाला 2 मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पार्ट को भी करके दिखना है, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट मालूम है लेकिन फिर भी करके शो करके आना है। तो पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट के लिए देख लो, ये राइट हैंड डिराइवेटिव सेम ही होगा, खाली हमें एच पॉजिटिव है, तो सेम टू सेम ये फंक्शन यहाँ में 1+h ही आएगा, और ये हमें माइनस होना चाहिए था, बीच में माइनस नहीं दिया। मॉडुलस f(1) का वैल्यू क्या आएगा, ये सेम ही आएगा, तो खाली अभी चेंज कहाँ में है, h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब है h टेंस टू 0 पॉजिटिव दिया हुआ है इसमें, राइट लिमिट है बोल के, तो 0 पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, तो अभी 1+h जो है ये क्या हो जाएगा, देख लो h अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों ये जो है दोनों तरफ प्लस कर दो 1, ऐसे भी देख सकते हो, दोनों तरफ अगर +1 कर दिया, इस दोनों तरफ +1 कर दिया तो 1+h क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, सॉरी 1+h हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो 1+h का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, लेकिन जस्ट ग्रेटर, ऐसा मत समझना कि 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज h का वैल्यू जो है डेसिमल में वेरी स्मॉल नंबर है h, तो 1+h का वैल्यू जो है 1 से जस्ट ग्रेटर है, मतलब 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा करके पकड़ लो। ठीक है, अगर ये 1.9 भी हुआ, ऐसा इतना दूर तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर 1.9 भी हुआ तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो मतलब 1+h, ये मॉडुलस ऑफ 1+h जो है इसमें तो 1.1 इसका वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन ग्रेटर देन 1 मतलब जस्ट ग्रेटर देन 1, तो 1.1, 1.2, 1.3 ये सब नंबर हो सकता है, तो ये सब जो भी लोगे कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन उसका वैल्यू कहाँ में लेके आएगा, देख लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1.1, 1.2 ये सब यहाँ में आएगा, तो ये सारा वैल्यू कहाँ में आ जाएगा, कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन उसको इसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है 1 उसमें लेके आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1.1 हो चाहे 1.2 हो 1.3 हो जो भी हो, इसका वैल्यू कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन कहाँ में लेके आएगा, 1 में लेके आएगा, तो एज ये जस्ट ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो है ये सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक, 1.999 ऐसा। ठीक है, तो ये मॉडुलस इसका जो कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका वैल्यू यहाँ में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और कार्टेशियन इंटीजर 1 का वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 बन जाएगा, और 0 बाई एनीथिंग 0, और लिमिट ऑफ 0 तो 0 ही होगा, तो लेफ्ट लिमिट में इन्फिनिटी आया था, राइट लिमिट में हम लोग को 0 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो LHD इज़ नॉट इज इक्वल टू RH D। ठीक है, LHD इज़ नॉट इज इक्वल टू RH D। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर तुम JW के केस में देखोगे तो कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो है, इसको एक बार देख लेना, मैंने फर्स्ट ईयर में दिखाया था, बुक में है, ऐसा करके आता है, ये 1 तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 2, ये 0 तक यहाँ में आएगा, फिर 1 तक यहाँ से आएगा, फिर 2 के लिए ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर 3 के लिए 3 में चला जाएगा, 3 to 3.99 तक यहाँ में आएगा, तो ऐसा करके इसका ग्राफ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज डिफरेंशिएबल होने से तो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी फंक्शन जो है अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल का बात ही नहीं आता, क्योंकि ऐसे सोच लो, सपोज क्लास 12, अगर वो क्लास 12 पास है तब तो क्लास 10 तो पास करना ही होगा, अगर क्लास 10 पास ही नहीं किया तो क्लास 12 कैसे पढ़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल को क्लास 12 पकड़ लो और कंटिन्यूटी को क्लास 10 पकड़ लो, तो अगर वो कंटिन्यूटी ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ में दिखाई दे रहा है कि इंटीजर जो है इंटीग्रल पॉइंट भी बोलते हैं, भाई इंटीजर भी बोल सकते हो, तो ये इंटीजर में ये 1, 2, 3, 4 ये सारा में ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ को एक बार देख लेना क्लास 11 का बुक से, कार्टेशियन इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ में भी दिया हुआ है हम लोग का कंटिन्यूटी का, जो मैंने जो PDF भेजा था उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ में दिखाई दे रहा है कि यहाँ में डिसकंटिन्यूअस है,
तो अगर डिसकंटिन्यूअस है ये पॉइंट में तो ये डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता इंटीग्रल पॉइंट में। तो इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये इंटीग्रल पॉइंट में, मतलब ये इंटीजर में ये डिसकंटिन्यूअस है एंड नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकते, लेकिन अदर पॉइंट में हो भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ में देखो ये कंटिन्यूअस है, ये डेसिमल में कंटिन्यूअस है, यहाँ में ये कंटिन्यूअस है बिटवीन दिस इंटरवल, लेकिन बीच बीच में गैप है, तो मतलब ये इंटीजर में गैप, देखो इंटीजर में गैप है, तो इंटीजर में ये डिसकंटिन्यूअस है एंड ये डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉब्लम दिया तो यहाँ से डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि ये जो है ये इंटीग्रल पॉइंट में बाय इंटीजर में ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये सारा शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज़ होगा। ओके, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो इतना तक ये अभी ये और एक बाकी था, ये मुझे करके दिखाना, ये नंबर x=2 के लिए मुझे करके सेंड करना, ठीक है, और सब ये कॉपी में नोट करना। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।